Chandra Bose, Pilli. Honorable Deputy Chairman, sir, thank you, sir. In Andhra Pradesh alone, there are lakhs of such families who survive on fishing and doing it from generations. May I know from the Honorable Minister the steps taken to increase the income of the fishermen? And also, sir, many times fishermen get carried away by water currents and receive injuries and leading to disability or even death. I would like to know from the Honorable Minister where the government provides or proposes to provide any kind of support to the fishermen who get injured or lost their lives due to occupational risks. Thank you. महोदय, ऐसे तो ये प्रश्न केवल केरल से और तटीय था। आंध्र प्रदेश में महोदय सेंट्रल असिस्टेंस के रूप में 5,361 लाख रिलीज किया गया है और रिलीज कर जो हमने किया है वो मछुआरों के हित के लिए किया है। उनको हमने जो असिस्टेंट प्रोवाइडेड फॉर ब्रिंगिंग 401.8 हेक्टेयर अंडर एक्वाकल्चर, खास करके स्पेशली इन्होंने पूछा है कि समुद्र में जो जा रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए क्या है। विषय और प्रश्न दोनों बहुत अच्छे हैं महोदय। मैं एक आग्रह करूंगा, सदन के सामने आया है, ये जो प्रश्न था वो था डीजल सब्सिडी। आज जरूरत है देश के अंदर में जो मछुआरे जाते हैं समुद्र के अंदर वो जोखिम भरा जिंदगी जीते हैं, उनकी जिंदगी भी क्वालिटी नहीं होता है, प्रदूषण होता है, मोटराइज होता है। अब हमने उसके लिए दो चीजों पे काम करना शुरू किया है। एक तो केज कल्चर, देश के अंदर में समुद्री तट जो 8,000 किलोमीटर का समुद्री तट है उसमें लगभग 46,000 हेक्टेयर से ज्यादा अस्थिर पानी को चिन्हित किया है। उसमें केज कल्चर के माध्यम से ये पहला किया है। दूसरा किया है कि अब डिवाइस दें, टेक्नोलॉजी से जोड़ें और जितने हार्बर हैं उनको हम एंड टू एंड सॉल्यूशन से, जिससे उनके पोस्ट हार्वेस्ट का भी हो, डिवाइस देने से ये होगा, नेविगेशन से ये होगा कि उनको पहले मालूम होगा कि आगे कोई खतरा तो नहीं आ रहा है। थैंक यू। माननीय जयप्रकाश निषाद जी। तेलंगाना से संबंधित उन गंगा पुत्र मछुआरों के विषय में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गंगा पुत्र तेलंगाना के मछुआरों के अधिकार जो ये जन्मजात इनको मछली आखेट के लिए ये लोग करते आए हैं, क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इनके अधिकार जो छीने जा रहे हैं, दूसरे लोग इनके अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। संक्षेप में सवाल, संक्षेप में जयप्रकाश जी, उत्तर भी संक्षेप में। अधिकार सुरक्षित रहे ऐसा कोई कानून सरकार लाएगी? धन्यवाद। महोदय, माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है वो भेग में उठाया है। अगर कोई ऐसी बात है तो लिखित दें, मैं राज्य सरकार को कहूंगा। ये राज्य के अधीन कई ऐसे कानून हैं, गंगा से, नदियों से जुड़ा हुआ, समुद्र में 12 नॉटिकल माइल के तहत, तो मैं आग्रह करूंगा कि पर्टिकुलर कुछ लिख के दें तो उसके बाद में। धन्यवाद। माननीय विश्वंभर प्रसाद निषाद जी। माननीय उपसभापति महोदय, इस प्रश्न में जो तटवर्ती मछुआरे हैं उनको डीजल और पेट्रोल में छूट देने के लिए, सब्सिडी देने के लिए बात कही गई है, प्रश्न किया गया है। तो माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहीं डीजल पेट्रोल, चूंकि उनकी नाव में, उनके स्टीमर बोट्स वगैरह में डीजल पेट्रोल जो लगता है सवाल देने के लिए नहीं कोई दिया है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो ये समुद्री मछुआरे हैं जिनको मछली किसान कहा गया है, क्या इनको एग्रीकल्चर कृषि का दर्जा देंगे? कृषि किसान घोषित करेंगे? धन्यवाद।
महोदय, एक तो माननीय सदस्य को कहूंगा कि मैंने उसमें दिया है, मैंने वही कहा है कि अब जो केरल के माननीय सदस्य डॉक्टर अब्दुल बहाव जी ने रखा था विषय कि 125 लीटर केरल में मछुआरों को डीजल दिया जाता है। अब हमने एक प्रयोग किया है अभी लक्षद्वीप में, जिसको अन्य जगह करना चाह रहे हैं राज्य सरकारों से। हाइब्रिड सोलर, जो विंड भी है और सोलर भी है, उससे प्रतिदिन 5 से 6 लीटर डीजल बचता है और प्रदूषण से भी मुक्ति मिलता है। और इसीलिए मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि ये सदन तय करे कि क्या हम जलवायु परिवर्तन की चर्चा करते हैं, प्रदूषण की चर्चा करते हैं, उनके क्वालिटी लाइफ की चिंता करते हैं, तो हम केवल किरासन तेल और डीजल को देकर अल्टरनेटिव की ओर हम जाना चाह रहे हैं। धन्यवाद। प्लीज नो 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 लॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 257 ऑनरेबल श्री जीसी चंद्रशेखर जी। फर्स्ट सप्लीमेंट्री जीसी चंद्रशेखर। Mike. Sir, divisional headquarters of railways in Gulbarga was announced 8 years back in the budget of 2014 by the minister Khargeji. Kalyan Karnataka region has given 5 MPs to BJP government. Despite of that, why such negligence towards this project? Thank you. Sir, at the outset, the question is unrelated to the original question. And secondly, whether a state gives 5 MPs or 50, Prime Minister Narendra Modi on day one announced that this government is a government for the entire country, 135 crore Indians, and we do not differentiate between one state and the other. We work for every state in the country. As regards new divisions, studies were conducted. The announcement was made without the detailed feasibility study of carving out a new division. Thereafter, since the announcement was already made on the eve of elections and without any adequate study, it was necessary to have a study conducted. A very detailed study was conducted and it was found to be unfeasible. Thank you. Second supplementary. To start this. 8 years. So already 8 years हो गया. So when you are going to start this, sir? Said that it is found to be unfeasible, sir. धन्यवाद। माननीय लोपी। मेरा पूरी क्षेत्र था कि ये जो गुलबर्गे में डिवीजन होना, इसकी स्टडी करने के बाद ही यहाँ पर अनाउंस की गई थी। उस वक्त जो रेलवे चेयरमैन मित्तल साहब थे, उन्होंने वहाँ पर हुबली धारवाड़ के जोनल जनरल मैनेजर थे, तो उन्होंने ही ये 3 स्टेट को मिलाकर एक सब डिवीजन, एक डिवीजन गुलबर्गे में करने लायक है, ये उन्होंने कहा था। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, जब ये 3 जून में बटा गया है गुलबर्गा, इसको एक जगह लाने के, गुलबर्गा हेडक्वार्टर बना के इसको करने के लिए उन्होंने जब कहा, उसी वक्त ये अनाउंस हुआ और लैंड भी दिए और फेंसिंग हुआ। अगर फिजिबल नहीं है तो लैंड आप वापस कर सकते थे। थैंक यू। वास्तव में कई ऐसे प्रपोजल्स देश भर में अलग अलग जगह से आते हैं नए डिविजन्स बनाने के लिए। जोनल जनरल मैनेजर्स उसको रेलवे बोर्ड को भेजते हैं और फिर रेलवे बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो उसके ऊपर पूरी होलिस्टिक व्यू ले, ऑल इंडिया पर्सपेक्टिव से व्यू ले। आखिर जोनल जनरल मैनेजर एक जोन के जीएम थे। गुलबर्गा डिवीजन जैसे माननीय एलओपी खुद कह रहे हैं, वो 3 अलग अलग डिविजन्स को रिपोर्ट करता था। तो पूरी चीज को चारों दिशाओं में क्या इम्पैक्ट होगा, ये सब स्टडी करने की दायित्व रेलवे बोर्ड का रहता है। उन्होंने कमिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जहाँ तक मुझे ध्यान है, या एसएजी ऑफिसर्स की कमिटी बिठा के इसको स्टडी किया। इसके साथ साथ कई और प्रपोजल्स थे देश में, और मैं समझता हूँ इस प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं रहेगा कि क्योंकि समझो आज मैं मंत्री हूं तो मैं मुंबई के डिविजन्स में कुछ भी हेरफेर करूं, क्योंकि मैं आज मंत्री और मैं मुंबई का रहीवासी हूं। मैं समझता हूं कि इसको एक प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट लेना पड़ता है, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, खर्चे कितने बढ़ रहे हैं
उसका लाभ क्या होगा। फिर भी मैं माननीय एलओपी साहब के पास स्वयं जाऊंगा, रिपोर्ट और डिटेल्स लेके जाऊंगा और उनके साथ चर्चा करूंगा। धन्यवाद। माननीय जफर इस्लाम जी, सेकंड यू हैव पुट ना, अच्छा चलिए आप पूछ लीजिए। Notification freezing of jobs after the announced to hand over 151 trains to private, is it not snatching the employment opportunity of common people? One side government is talks about Atmanirbhar Bharat, another side German and France based companies are top 5 private players. What does government want to say about this, sir? Thank you. Request the honorable member to put on his headphones for translation, because I want to say something in Hindi, then I will respond in English to you. ओके सर, एक हिंदी में कहावत है, एक शेख चिल्ली की जॉब्स। शेख चिल्ली की कहानी है ना कि कोई एक सपने में आदमी सोचता है कि वो जॉब्स आने वाली है और उस जॉब्स के सपना सोचते हुए ये बात करना कि जॉब लॉसेस होंगी क्योंकि निजी निवेश आएगा, ये उस प्रकार की कहानी है। प्लीज प्लीज सर, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नथिंग। प्लीज आप बोले मंत्री जी, आप बोले आप ये। सर, देश में आज आवश्यकता है कि अति आधुनिक ट्रेनें आए, आवश्यकता है कि जितना अधिक यूटिलाइजेशन हो पूरे नेटवर्क का, उतना अधिक करके देश की जनता को सेवा मिले। और ये पूरा सदन जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रेलवे को ऐतिहासिक बजट एलोकेशन मिला है। जो पिछली सरकार 40-45 हजार हर वर्ष करती थी, इस वर्ष 2,15,000 करोड़ निवेश मिला है। उसके बावजूद अगर देश की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखें तो आज 50 लाख करोड़ भी कम पड़ेंगे देश की रेल सुविधाओं की और ज्यादा बढ़त करने के लिए, नई ट्रेनें लाने के लिए। ऐसी परिस्थिति में ये बड़ा लॉजिकल है कि जो व्यवस्थाएं लगी हुई है, आखिर मैंने कल भी उदाहरण दिया था, कल या परसों, कि अगर रोड बनती है तो रोड के ऊपर स्वाभाविक है कि सबकी गाड़ियां चलती हैं। ऐसे ही पाइपलाइन बनती है तो अगर गेल पाइपलाइन बनाए और सिर्फ गेल की गैस उसमें जाए और बाकी किसी को गैस भेजनी है अपने उद्योग के लिए तो अलग पाइपलाइन बनाए, तो एक प्रकार से देश के नेचुरल रिसोर्सेज का दुरुपयोग होगा, वेस्ट होगा देश का पैसा। इसी प्रकार से रेलवे की पटरी एक बार लग गई तो उसमें अधिक से अधिक अच्छी ट्रेनें चलें, उसके लिए अगर निजी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो आए, ट्रेनें चलाएं, अच्छी ट्रेनें, मॉडर्न ट्रेन, स्पीड हो, उसमें सेफ्टी हो, तो मेरे ख्याल से कोई उसमें किसका नुकसान नहीं है और लोग तो उसमें काम करेंगे। प्लीज बैठकर बात ना करें। जॉब लॉसेस का सवाल क्या है? आखिर वो ट्रेन भी कोई लोको पायलट चलाएगा? हमने तो प्रोवाइड किया लोको पायलट, हम देंगे रेलवे, उसमें भी गार्ड होगा, उसमें भी सर्विसेज होंगी, चाहे वो सिक्योरिटी हो, केटरिंग हो, तो जॉब लॉसेस का तो सवाल ही नहीं होता। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, मैं बुलाऊं माननीय जफर इस्लाम को, इसके पहले बताना चाहता हूं माननीय जीसी चंद्रशेखर जी को, पहले ही सवाल में आपने 2 सवाल पूछ लिए। आजकल देखता हूं हर सदस्य माननीय एक ही साथ 4 सवाल पूछते हैं, दूसरों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, इसलिए दायित्व है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि 2 सप्लीमेंट्री पूछना है तो एक अलग अलग पूछें और जिनको एक सवाल पूछना है वो एक ही पूछें। माननीय जफर इस्लाम, माननीय जफर इस्लाम। Honorable Deputy Chairman Sahab, Honorable Railway Minister is doing exceptional job as the Railway Minister. But through you, I would like to request him to just give a sense of level of participation of private players in laying the railway track, especially between Kanpur and Allahabad, given the congestion is leading not only delays but loss of revenues because trains are not running up to their total speed. Honorable Chairman Sir, in the railways, rather than just haphazard announcements which used to happen earlier, we are focusing on a very committed plan which has been converted into the National Rail Plan 2030. I fully appreciate the honorable member's concerns because this route from Delhi towards the eastern India, passing through Allahabad or Kanpur, Lucknow, this entire route is by and large always chock-a-block full. There's very little additional capacity to introduce new trains. We have 2 plans in mind for that, sir. One, we have identified 7 such routes where we'll create dedicated passenger corridors, which will be high-speed corridors where modern trains will run,
and those are under DPR. The studies are going on right now. Detailed project reports are being prepared. Once they are ready, we will see the feasibility. We are talking to state governments what support they will give, whether they'll give land or right of way along the existing highways or proposed highways. I am delighted to share with you, to the members, through you, sir, that the government of Uttar Pradesh is giving us extremely good cooperation. The Chief Minister himself has talked to me about identifying this route going from Delhi all the way up to Banaras to Varanasi, passing through all these important historic and religious towns. And we are looking at creating a dedicated passenger corridor for semi-high-speed trains on this, mostly elevated along the highways. Once the DPR is ready, we will consider how to move further on that route. Thank you. Honorable Jairam Ramesh ji. Privatization is somewhat controversial, but the word asset monetization is somewhat neutral, and therefore this government is using the word asset monetization. Now, the Honorable Minister 2 days ago said no plan to privatize Indian Railways, but there is plan to asset monetize Indian Railways. He defines asset monetization as giving value to an asset and selling it off, which is privatization. Question, please. So, what does he say? We will monetize and sell Eastern and Western dedicated freight corridor, privatized. Railway colony, asset monetized, sold, privatized. Manya Jairam Hill Ramesh ji, question, railways, please. privatized. Question, please. Stadiums, privatized. Please, question. So, this asset Question. monetization is Question. a mukhota. Question. Thank you. Question. Actually privatization. Question. Thank you. And he has admitted. Thank you. And he is Question. contradicting his own Thank you. statement, Question, which please. he gave in this house Please, 2 days ago. You put it. Sir, Please. I feel very sad that such a learned honorable member is not able to understand the simple meaning between privatization and monetization. When you Please, privatize, बैठकर comment ना करें. Please. when you privatize, you are selling off your asset permanently and it no more remains a part of the government ownership. In the railways, what I mentioned in my reply in the discussion on the railways as well as in the reply given today is very categorical. It says we plan to monetize these assets after commissioning, induction of 150 modern rakes through public-private partnership. All of these are in terms of how these will help us to generate resources, will help us to support further investments, further growth of the railways. And I mentioned that day very clearly that the Indian railways, the infrastructure of the Indian railways will never be privatized. It will remain with the Indian railways. It will be a part of Indian railways. The dedicated freight corridors are a separate entity. It's a private limited or a limited company, separate corporate entity, which is implementing these projects. Railways is supporting them, but is not the owner of the track that DFC is laying. It is owned by the dedicated freight corridor company themselves. And as regards the private trains or other assets, if we raise funds by leasing them out, by giving them out to private sector to use in the interim period, I think we are doing service to the nation, because that money will then help us to create better facilities, which is the common demand of the entire country today. Thank you. Question number 258, Dr. Santanu Sen. No, absent. Honorable Minister. Honorable Minister, question number 258. Maननीय रेलवे मंत्री जी, question number 258. The answer is laid on the table of the House. माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी. धन्यवाद महोदय. महोदय, मैं रेल मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस कोविड महामारी में हमारे जो रेल परिवार के कर्मचारी हैं, जो असली जनसेवक हैं इस देश में, उनमें से 700 लोगों ने अपनी जान गंवाई है. इन्होंने जान गंवाई है हमारे देश के प्रवासी मजदूरों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए. इन्होंने जान गंवाई है क्योंकि प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जहां सबसे ज्यादा क्षमता है संक्रमित होने का, वहां से कोविड महामारी के शिकार ये बन चुके हैं. मैं आपके द्वारा रेल मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या इनके परिजनों को
सहायता राशि हमारे रेल मंत्रालय से दिया गया है कि नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा बलिदान इन्होंने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने में इस महामारी के समय में दिया है। और उसी के साथ मैं पूछना चाहता हूं कि फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी हमारे रेल कर्मचारियों को जरूर शामिल किया जाना चाहिए वैक्सीन के लिए, चलती जाके जल्द से जल्द उनको वैक्सीन दिया जाए, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य कोई कर्मचारी जाता है तो हमारा रेल कर्मचारी जाता है। धन्यवाद। वास्तव में मैंने उस दिन भी जवाब में कहा था कि पूरा देश गर्व करता है रेलवे के कर्मचारियों पे, जिन्होंने कोविड महामारी के समय भी कितनी भी डर हो, कितना भी चिंता, उसके बावजूद दिन रात काम करके देश की सेवा की। ये सत्य है कि हमारे कई साथियों ने अपनी जान भी गंवाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी काम करते हुए कोविड के समय में, और उसके लिए रेलवेज का एक बड़ा वेल एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस है जिसके हिसाब से उनको कॉम्पेंसेशन दिया जाता है और अन्य प्रकार की सुविधाएं परिवार को दी जाती है। उस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है। 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट किया है भारत सरकार ने, जिसके तहत कॉम्पेंसेशन अमाउंट भी काफी बढ़ गया था जो रेलवे के एम्प्लॉइज इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अपनी जान देते हैं। ये अलग बात है कि कई राज्य सरकारों ने उसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। शांतनु सेन जी शायद आज नहीं है, लेकिन वो पश्चिम बंगाल से आते हैं। पश्चिम बंगाल तक ने आज तक वो 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण वहां पे जब हादसा होता है तो लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं जो रेलवे देने जा रही है अपने लोगों को जिन्होंने जान गंवाई इस कार्य में। रही बात वैक्सीनेशन की, हमारे सभी प्रमुख हॉस्पिटलों में वैक्सीनेशन का काम जारी है। जो हमारे आरपीएफ के स्टाफ हैं ड्यूटी पे, उन सबको वैक्सीनेट किया जा रहा है। मेडिकल फैसिलिटीज के जो स्टाफ है उन सबको पूरी तरीके से वैक्सीनेट किया जा रहा है। और अब सरकार और विचार करके जैसे जैसे इसको बढ़ावा देगी, 60 वर्ष की उम्र या 45 प्लस कोमोर्बिडिटी को अगर परिवर्तित करेगी, वैसे वैसे रेलवे के बाकी कर्मचारी जो डे टू डे फ्रंट लाइन में नहीं है उनको भी स्वाभाविक रूप से हम वैक्सीनेशन का काम देंगे। एक जानकारी जरूर माननीय सदस्य को देना चाहूंगा कि जो भी एलिजिबल होंगे उनको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट एक व्यक्ति को परिवार में दिया जाता है जब रेलवे के कोई भी कर्मचारी की मृत्यु इन द लाइन ऑफ ड्यूटी होती है। धन्यवाद। श्रीमती फौजिया खान जी, कल मिल चुका है आपको, इसलिए नहीं मिला। सर, भारतवर्ष में कुल 19,500 कूली हैं। वर्षों से रेलवे में सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय तो ये भूखे ही मर गए थे सर। अब रेलवे स्टेशंस पर डिजिटाइजेशन हो रहा है, ऑटोमेशन हो रहा है, तो जैसे पैसेंजर व्हील बैग है, रैंप्स है, एस्केलेटर्स है, लिफ्ट लगेज ट्रॉलीज है। अब कोलियों के लिए काम बहुत कम बचा है। रेलवे वगैरह है। तो जिस तरह पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने 2008 में कोलियों के उत्थान के लिए इनको मौका दिया था, तो क्या आज मंत्री महोदय इस कोरोना महामारी के बैकग्राउंड में ये मौका इन कूलियों को दे सकेंगे? मेरी भी पूरी संवेदना है हमारे भाई बहनों के लिए जो कूली का काम करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। और वास्तव में रेलवे के साथ देखें तो उनकी लाल ड्रेस और लेबल एक प्रकार से वर्षों वर्षों से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि भारत की कई सारी बॉलीवुड की फिल्म्स भी उनके साथ जुड़ी है, जिसमें बहुत प्रमुख कलाकारों ने काम किया है। जहां तक सर्विस देने की बात है कुलियों को, लालू प्रसाद जी ने जरूर कुछ लोगों को कुलीस को ऑफर किया था सर्विस में लेने के लिए, पर जब हमने उसका डेटा निकाला बहन जी, तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा सभी माननीय सदस्यों को कि अधिकांश लोग जिन्होंने जॉब एक्सेप्ट भी की, वो थोड़े दिनों बाद, थोड़े महीनों बाद वापस चले गए। उनसे जो रिगरस काम रेलवे का रहता है वो किया नहीं गया और उन्होंने बहुत ज्यादा रुचि नहीं दिखाई उस समय भी रेलवे के रिगरस काम में। सबको चाहिए था कि एमटीएस बना दो, मतलब मल्टीटास्क सर्विस जो करें एक प्रकार से ऑफिस के प्यून्स की तरह, और उसकी रेलवे में आज के दिन आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट हमारे पास बहुत सरप्लस है। अगर पार्लियामेंट वगैरह को भी कोई लगे तो हम भेज सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मैं समझता हूँ कि संवेदना के साथ हम उनके विषयों को
देखते रहते हैं समय समय पे उनकी सुविधाएं कैसे सुधारना, उनके लिए रेस्ट रूम्स, उनके लिए टॉयलेट्स वगैरह, उसके लिए तो मैंने स्वयं भी चिंता की थी कैसे उनको उनके लिए कुछ सुविधाएं दे सके, लेकिन उनको जॉब देना आउट ऑफ टर्न एक प्रकार से इससे भी उचित नहीं रहेगा, क्योंकि वो विदाउट अ प्रोसेस जॉब हो जाएगी और इससे उनको अलाउड है कि वो लेबल ट्रांसफर कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। श्री मनोज झा जी। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है, पहले भी मैं लिखित में भी पूछ चुका था। माननीय मंत्री जी, कोरोना के दौरान 2 वर्ग रेलवे एम्प्लॉइज के जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जहां प्राइवेटाइजेशन लगभग आउटसोर्सिंग हुई है, पेंट्री और खाने पीने की सुविधा का और सैनिटाइजेशन का, इस पूरे दौर में क्या आपने कोई आकलन किया है कि वो कितना सफर किए, और अगर आकलन किया है तो क्या रिलीफ की कोई योजना है? धन्यवाद, धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, स्वाभाविक है कि कोविड की महामारी के समय कई सारी ट्रेनें नहीं चल रही थी और फिर अब जब शुरू भी हुई हैं तो साधारणतः हमारा फीडबैक ये है कि जो यात्री सवारी करते हैं वो चाहे वो लिनन हो या वो खाने पीने की सामान हो, उसको साधारणतः इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, एक प्रिकॉशन के हिसाब से कि लिनन किसने पहले इस्तेमाल किया, कोई पीड़ित ने इस्तेमाल किया हो, फिर लॉन्ड्री के बावजूद उसमें से निकला कि नहीं निकला, कुकिंग कहाँ पे हुई, किसने कैरी किया, तो स्वाभाविक रूप से वो दोनों सर्विसेज में कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स रहे होंगे जिनका अभी रेलवे में काम नहीं है, और भी अलग अलग प्रकार के वर्कर्स अफेक्ट हुए इस महामारी के दौरान। पर उन सब के लिए हमने जैसे ही कोविड का अनलॉक प्रोसेस शुरू हुआ लॉकडाउन के बाद, तब जो गति से काम चलता था उसको और तेज कर दिया। कोविड के उस लॉकडाउन के पीरियड में भी हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा कि कोई आपके सब कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को आप नौकरी से मत निकालिए, जो आदेश या जो रिक्वेस्ट माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी सभी उद्योग के लिए, और जहां जहां ये प्रमाण दिया गया हमने उसको कॉम्पेंसेट भी किया जिन लोगों ने इस बात को पूरा किया। और अब पेस ऑफ वर्क इतना बढ़ गया है कि जितने लोग पहले काम करते थे उससे अधिक लोग की आवश्यकता अब रेलवे में आ गई है, और अगले साल का बजट तो जैसे अब 1 अप्रैल से शुरू होगा तो और बड़े पैमाने पे लोगों को काम मिलने की संभावनाएं बढ़। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 259 श्री वी विजयसाई रेड्डी जी। नहीं। माननीय मंत्री जी। श्रीमती अम्मी याग्निक जी। For giving me this opportunity, sir. I have seen the reply of the Honorable Minister, and in his reply he has said that farmers who are converting from conventional to organic farming are supported by certification of their organic produce right from the first year. Whether the government is aware that very few states have state organic certification agencies accredited by the Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority. So when are you going to take steps that all the states have these agencies in their states? Thank you. माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि हम नियमित रूप से राज्य सरकार के कृषि मंत्रियों के साथ इस ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने हेतु चर्चा कर रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके उनके सामने आ रही समस्याओं को भी सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य स्तर की एजेंसी नहीं होने की वजह से वहाँ के किसानों को सर्टिफिकेशन मिलने में थोड़ी दुविधा रहती है, और इसी का सॉल्यूशन जल्द ही राज्य सरकारों के साथ मिलकर करने की कोशिश में हम लगे ही। धन्यवाद। माननीय दिनेश अनावरिया जी। माननीय दिनेश अनावरिया जी। माननीय सभापति महोदय जी, जैविक खेती में गाय के गोबर का और गौमूत्र का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि गौ संवर्धन के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य हमारे दिनेश भाई नए सदस्य होने के नाते स्वाभाविक जिज्ञासा से उन्होंने गाय के उपयोग के संबंध में सवाल किया है। गाय के संवर्धन का इश्यू हमारे गिरिराज सिंह जी आपको बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे, आप जरूर उनसे मिलिए। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में
गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का, उसमें से बैक्टीरिया पैदा करके उसका एक खाद्य के रूप में प्रयोग करने के लिए बहुत भारी मात्रा में हम कोशिश भी कर रहे हैं। उसके लिए किसानों को आर्थिक मदद भी कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय चौधरी सुखराम सिंह यादव जी। मैं जानना चाहता हूं, जैसा उन्होंने उत्तर में स्पष्ट कर दिया, अभी भी बताया, मेरा प्रश्न था कि जैविक खेती के उपयोग करने के वाले लोगों को क्या सरकार कोई अनुदान देने की व्यवस्था भी करेगी? माननीय सभापति महोदय, वास्तव में पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर का प्रयोग कम हो, उसी आशय के साथ हम किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग के और बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उसी में 2 प्रकार की सहायताएं भारत सरकार की ओर से दी जाती हैं। किसान को 2 हेक्टेयर तक यदि किसान ये खेती अपनी ऑर्गेनिक पे अपना कन्वर्जन करवाना चाहता है तो इसको 3 साल में 31,000 रुपये का अनुदान भारत सरकार की ओर से देने का प्रावधान है। नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो बेल्ट है, वहाँ ये प्रधानमंत्री PKVY योजना के अलावा वहाँ एक MOSD करके एक नई योजना है उस एरिया के लिए, उसमें 32,000 रुपया पर किसान को प्रति 2 हेक्टेयर के लिए देने का प्रावधान भारत सरकार की इस योजना में है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 260 माननीय श्री संभाजी छत्रपति। क्वेश्चन नंबर 260 माननीय मंत्री जी। Laid on the table of now. First supplementary. Thank you, Honorable Deputy Chairman, sir. Honorable Minister in his reply has mentioned RFQ has been invited for Chhatrapati Shivaji Terminus station in Mumbai. The Chhatrapati Shivaji Terminus is a World Heritage Site recognized by the UNESCO. I would like to ask the Honorable Minister through you, sir, will the new development carry the features that will enhance the culture of this heritage monument? Thank you. अध्यक्ष जी 268 भी इसी विषय में अगर आप चाहें तो क्लब भी कर सकते हैं 268 but anyway I am delighted that the honorable member has raised this question. मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ इस बात के लिए कि जहाँ जहाँ हम रीडेवलप कर रहे हैं स्टेशंस को, उसकी जो लोकल कल्चर है, जो लोकल आइडेंटिटी है, जो ट्रेडिशनल उसका लुक है, उसको हम हर्ट नहीं कर रहे हैं, डैमेज नहीं कर रहे हैं। और जहाँ तक हो सके लोकल लोगों के साथ चर्चा करके हेरिटेज एक्सपर्ट, खासतौर पे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तो भारतीय रेल की शान है, तो कोई सवाल ही नहीं है कि उसको हम किसी प्रकार से भी उसके फसाड को, उसके स्ट्रक्चर को, उसकी ब्यूटी को जरा भी आंच आने देंगे। उसको कैसे एनहांस करना, एक्सेन्युएट करना, कैसे उसमें और सुविधाएं अच्छी हो जाएं। उदाहरण के लिए आज के दिन आप देखते हैं जब भी हम वहाँ जाएं तो बड़ी भीड़ अंदर घुसना चाह रही है, पीक आवर्स में बड़ी भीड़ बाहर भी आना चाह रही है। ऐसे समस्याओं का हल निकालने के लिए हमने जैसे हबीबगंज में एक स्टेशन डेवलप किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, और उस स्टेशन में ऑफ कोर्स वो भी आई एम श्योर जयराम जी अप्रिशिएट करेंगे, 100 करोड़ रुपए व्यक्ति ने इन्वेस्ट किए उस पर। बहुत सुंदर स्टेशन बना है। मैं इन्वाइट करूंगा कि माननीय सांसद जाके देखें हबीबगंज स्टेशन को, और खुद का पैसा लगाए और 30 साल में उसको रिकवर करेंगे। वहां पे जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे उससे 30 साल बाद पूरी प्रॉपर्टी रेलवे की हो जाएगी, इंक्लूडिंग जो इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ की। तो ये होता है मोनेटाइजेशन, जिससे बिना बेचे जनता की सुविधाएं बढ़ती हैं। तो छत्रपति शिवाजी में भी हबीबगंज की तरह एक्सेस अलग जगह से हो जाए, डिस्चार्ज अलग जगह हो, तो लोगों का कन्वीनियंस ऑफ ट्रैवल स्टेशन के अंदर भी सुधरे और सुविधाएं मिले। विश्व में जैसे अलग अलग स्टेशनों में अच्छी सुविधाएं मिलने, उस प्रकार से हम उसको डेवलप करें। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। Shivaji Nagar railway station in Pune is a part of this station identified for PPP model for railway stations in 2013. While others have some progress in the execution of this plan, work on this front is yet to take off at Shivaji Nagar station. What are the hurdles that need to be crossed so this project can move forward and people of Pune at large can benefit from this development? Thank you. पुणे का एक स्टेशन तो लिया है हमने, जो पहले स्टेशन जिनका काम चल रहा है उसमें पुणे का मेन स्टेशन सेंट्रल रेलवे का वो तो शामिल है। 8
फरवरी 2017 में ये स्टेशन रीडेवलपमेंट प्लान जब लॉन्च हुआ, उसमें हमने जब फर्स्ट फेज में इनवाइट किए तो उसमें पुणे भी था, पर उस समय हमारे को ज़्यादा बिड्स मिले नहीं थे, लोगों को अट्रैक्टिव नहीं लगा होगा। अब हम इस पूरे प्रोसेस को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं, जिससे और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। शिवाजी नगर के बारे में मैं जानकारी लेके ज़रूर देंगे। एक थोड़ी जानकारी और मिली है कि CSMT शिवाजी महाराज टर्मिनस जो डेवलपमेंट है वो डिमेलो रोड साइड पर है, जो फ्रंट साइड जो हेरिटेज ब्यूटीफुल बिल्डिंग है उसको नहीं टच कर। धन्यवाद। चूंकि क्वेश्चन नंबर 260 और 268 एक ही नेचर के हैं, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्लब कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 268 माननीय प्रदीप भट्टाचार्य जी नहीं उपस्थित, माननीय सुभाष चंद्र सिंह प्लीज माननीय मंत्री जी 268 प्लीज। स्टेटमेंट इज लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। हाँ Deputy Chairman, sir, station remodeling capital city Bhubaneswar station is being funded fully, about 250 crores for a world-class station by state government. Railway had already listed over 11 stations in state to be renovated with modern amenities, including new Bhubaneswar station at Patia, but no action on ground in since 3 years. सर ऑलरेडी कुछ काम नहीं हो पा रहा है, अभी तक वो पेंडिंग हो रहा है। किस लिए रहा है, मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को पूछना चाह रहा हूं, ये वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर को बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट 50-50 शेयर को तोड़ के 100% शेयर स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, लेकिन काम नहीं हो पा रहा है। 3 इयर्स ग्राउंड वर्क नहीं हो पाया है अभी तक, इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री से पूछना चाह रहा हूं। धन्यवाद। उड़ीसा में एक अच्छा वर्ल्ड क्लास स्टेशन बने, ये हम सबकी इच्छा है। और भुवनेश्वर को DPR जो बनाना था, वो DPR अभी पूरी तरीके से तैयार हो गया है। जोनल रेलवे और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में चर्चा चल रही है कि उसके आगे के स्टेप्स, कॉन्ट्रैक्टिंग और उसको जो बिडिंग करना पड़ेगा उसको कैसे शुरू किया जाए, जो कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करना है। पर DPR उसका भी तैयार हो गया है, ये जानकारी मैं माननीय सदस्य को देना चाहता हूं। उसके अलावा भी वहाँ पे और भी स्टेशंस, कटक और कई सारे और स्टेशंस है, भद्रक, ब्रह्मपुर, कई सारे स्टेशंस उड़ीसा के आइडेंटिफाई हुए हैं, जिसपे DPR का प्रोसेस शुरू होना है। अभी उसको इनवाइट करने जाने वाले हैं। जहाँ तक एक और जानकारी मिली है शिवाजी नगर पुणे की भी, उसका भी DPR का काम प्रोग्रेस में है, काम शुरू हो गया। DPR बनने के बाद फिर उसको हम बिडिंग करेंगे। थैंक यू। माननीय श्री नीरज डांगी जी, श्री नीरज डांगी जी। धन्यवाद सर। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सरकारी निजी भागीदारी PPP मॉडल के अंतर्गत विकसित किए जाने वाले रेलवे स्टेशनों का चयन किस आधार पर होता है और क्या इसमें संबंधित राज्य सरकारों की भी कोई भूमिका रहती है? धन्यवाद। साधारणतः बहुत सरल मापदंड है स्टेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सबसे प्रमुख तो है उसमें डिमांड कितनी है, कितने लोगों का आवागमन होता है, वहां से पैसेंजर अराइवल और डिपार्चर कितना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मापदंड तो उसको देखा जाता है और उसी के हिसाब से पता चलता है कि रेवेन्यू की पोटेंशियल क्या है, कितना खर्चा किया जा सकता है और क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जब हम बिडिंग करें तो लोगों को उसमें रुचि होगी कि नहीं होगी। लेकिन बाकी स्टेशंस के ऊपर हम कोई नजरअंदाज नहीं करते। बाकी स्टेशंस में उनके पैसेंजर्स के हिसाब से रेलवे अपने खुद के पैसे से उनका सुधार करना, सौंदर्यीकरण करना, उसमें सुविधाएं देने का काम साथ ही साथ करती रहती है। कुछ स्टेशन ऐसे भी आइडेंटिफाई किए जाते हैं जो पर्यटन के हिसाब से बड़े जरूरी हो या कोई बहुत धार्मिक स्थान हो, जैसे अमृतसर का स्टेशन मैंने उस दिन रिप्लाई में भी कहा था लोकसभा में। अब अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के लिए लाखों करोड़ों लोग आते हैं, तो वो तो ट्रैफिक है ही, पर जरूरी नहीं है कि सब ट्रेन से आते हैं। तो उसकी स्टेशन का जो पैसेंजर फुटफॉल है उसके हिसाब से हाई प्रायोरिटी या पहली प्रायोरिटी में नहीं आ रहा था। लेकिन उसकी महत्वता देखते हुए
हमने उसको हाई प्रायोरिटी में और पहले लिस्ट में थैंक यू मंत्री जी। मिक्स ऑफ मैट्रिक्स के हिसाब से। थैंक यू ऑनरेबल पी भट्टाचार्य साहब, आप थे नहीं, आपका क्वेश्चन आया, लेकिन एक सप्लीमेंट्री आप पूछ प्लीज। So, sir, I have the Honorable Minister have said that the Minister of Railway have not conducted any design competition for the redevelopment of the station. तो redevelopment of the station के लिए मंत्री जी तो बात किया पहले, अभी आप वो कमिटमेंट रखता है नहीं, क्यों? You have said it very clearly, reconstruction of the different station will take place. But in a reply you have said it has not conducted any design competition, redevelopment of the station. Thank you. However, the Indian Railway Station Development Bhattacharya Corporation साहब। Limited conducted an international decision. Thank you. तो क्या होता है, आपने पहले लाइन में, नहीं मंत्री जी मेहरबानी करके सुनिए, पहले लाइन में आप बोला भट्टाचार्य साहब, you have put your question, please. नेक्स्ट लाइन में बोलता है होगा, तो क्या कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें? प्लीज। अभी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, बड़ा लॉजिकल और सिंपल रिप्लाई है। भारतीय रेल, और अभी मैंने एक पिछले जवाब में दूसरे एक माननीय सदस्य को समझाते हुए बताया था कि एक रेलवे होती है और एक साथ में दूसरी हमारी PSUs होती है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के संबंध में मैंने समझाया था। ऐसे ही IRSDC, इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक सरकारी कंपनी है, उसका भी मैंने पूरा ब्यौरा दिया है। जॉइंट वेंचर है, 50% रेलवे का भागीदारी है RLDA के माध्यम से, और बाकी शेयर होल्डिंग इरकॉन और राइट्स की है। ये उन्होंने डिजाइन कंपटीशन किया था। फैक्चुअली आंसर आपको इनकरेक्ट ना हो जाए, इससे हमने दोनों दिया है कि रेलवे ने नहीं किया ये कंपटीशन, IRSDC ने 3 स्टेशनों पे, नागपुर, ग्वालियर और बैयनपल्ली, इन तीनों पे एक डिजाइन कंपटीशन किया। तो आपको दोनों लाइन कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ेगी। थैंक यू। माननीय राम भाई मुकेरिया जी, माननीय राम भाई मुकेरिया, प्लीज सर, ऑलरेडी हमने नाम पुकारा था, आपसे नहीं, प्लीज। महोदय श्री, मैं आपके माध्यम से मंत्री श्री जी को एक तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी रेलवे पटरी पर सही है और ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब सवाल मेरा सवाल ये है सर कि मैं कुरियर इंडस्ट्री आ रहा हूँ, कुरियर और ये लॉजिस्टिक में काफी रेलवे का यूज हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री श्री इसके लिए कोई सही प्लानिंग करके नया बिजनेस के लिए और कुरियर लोगों को फायदे में कुछ काम कर सकते हैं? धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय रेलवे में एक जमाने में पार्सल सर्विस बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती थी और उससे काफी सामान जाता था छोटे पार्सल्स वगैरह के माध्यम से। समय समय पे वो बदलते हुए कोरियर कंपनीज आ गई, कई और ट्रांसपोर्ट कंपनीज ने सुविधा छोटे पार्सल्स की शुरू कर दी, और एक ज़माने में रेलवे की सुविधाएं वीक होने के कारण कि रेलवे का टाइम समय पे पहुंचा नहीं पहुंचा, कितना समय लगा, ज़्यादा समय लगा, लोगों ने रुचि दिखानी कम कर दी और ये पार्सल वैन आस्ते आस्ते कम होती गई। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हमने इसको पुनः स्थापित किया, नए वैगन्स बनाने का काम शुरू किया जो पार्सल के लिए उचित हो, और मैंने स्वयं हर क्षेत्र के साथ, कोरियर कंपनीज के साथ जो शायद 2 बार मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कोविड के समय बातचीत हो पाई है, अलग अलग क्षेत्रों के साथ मैंने बातचीत की जिनको रुचि रहती है स्मॉल लॉट्स का, MSME इंडस्ट्री के साथ बात की कि आप क्यों नहीं रेलवेज यूज करते हो। जो जो समस्याएं उन्होंने बताई उन सब का समाधान किया। हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक पार्सल सर्विस, मेरी तो इच्छा है कि हर पैसेंजर ट्रेन, मेल एक्सप्रेस ट्रेन में भी एक पार्सल कोच लग जाए। हमने स्पेशल पार्सल ट्रेन, पूरी की पूरी ट्रेन जो सिर्फ छोटे पार्सल्स है वो भी शुरू किया है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी कई कंपनियों के साथ किया जो रेगुलरली यूज कर सकें, और कई मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स को भी प्रोत्साहित किया है कि वो भी रेलवे को अभी आगे यूज करना शुरू करें। एक और खुशी की बात जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अब बहुत इंटरेस्ट आ गया है, क्योंकि फ्रेट हमारा डबल स्पीड पे, मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि पहले जो 22-23 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज फ्रेट ट्रेन चलती थी या ट्रेनें बड़ी पंक्चुअलिटी में कमजोर थी, अब पंक्चुअल भी है, स्पीड भी ज्यादा है ट्रेनों की, तो अब रुचि बहुत आ गई है पार्सल। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन नंबर 261
श्री सैयद जफर इस्लाम। Supplementary question, sir. नहीं, प्लीज माननीय मंत्री जी। हाँ, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। Sir, I would like to know from the Honorable Minister whether government is considering giving a second chance to those eligible beneficiaries under Pradhan Mantri Awas Yojana who have applied for subsidy but their forms have been rejected because they have made certain errors in filling the forms. Whether the government is considering giving them a second chance. माननीय महोदय, मैं आज बहुत प्रसन्न भी हूँ और मुझे खुशी भी है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में शपथ ली थी, उन्होंने सेंट्रल हॉल में एक बात कही थी, उससे मैं शुरुआत करना चाहूँगी और मैं जवाब भी दूंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार गांव गरीब के लिए समर्पित है, क्योंकि मैं उस दौर से गुजरी हूँ कि मकान ना होने पर क्या मजबूरी के गरीब के साथ होती है। तो मैं माननीय सदस्य को और पूरे सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि सरकार ने जो 2022 तक का लक्ष्य रखा है, उसमें 2,95,00,000 का निर्धारित किया हुआ है। सरकार पूरी पारदर्शिता से आवास के लिए काम कर रही है। माननीय सदस्य ने उत्तर प्रदेश के संबंध में पूछा था, लेकिन मैं पूरे सदन को अवगत कराना चाहती हूँ कि जब से हमारी सरकार बनी, क्योंकि उत्तर संक्षेप में माननीय क्योंकि मैं पहली बार दे रही हूँ, मंत्री जी है नहीं, मैं उसका थोड़ा बताना चाहती हूँ, क्योंकि गरीब परिवार और सवाल भी हम लोग को आगे लेने हैं। माननीय मंत्री जी, प्लीज। प्रत्येक गरीब परिवार की इच्छा होती है कि हमारे ऊपर भी छत हो, और ये छत देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। छत ही नहीं दिया, रसोई भी दी है, गैस सिलेंडर भी दिया है, आवास भी दिया है और अभी पानी भी देने वाले। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस देखे गए हैं, इसलिए कि हमें मालूम है कि कौन है बेनिफिशियरी, एलिजिबल बेनिफिशियरी अंडर PMAY स्कीम में, वो जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है सर। लेकिन जब वो लोन लेते हैं तो उनको जो इंटरेस्ट रेट का देना पड़ रहा है, कई ऐसे इंस्टेंस देखा गया जहां इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है। क्या सरकार इसके बारे में संज्ञान ले रही है, और ले रही है तो क्या उस पर, उस दिशा में क्या काम किया सरकार? धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। क्योंकि ग्रामीण आवास में लोन की प्रथा नहीं है, हम उसमें स्वयं 1,20,000 देते हैं। यह मूलतः प्रदेश सरकारों से जो सूची आती है उसी के आधार पर हम लोग देते हैं, और उसमें कोई लोन का नहीं है, सीधे 1,20,000 रुपया हम लोग देते हैं। मनरेगा के तहत 12,000 रुपये देते हैं। यह हमारी सरकार का जो ग्रामीण आवास के, क्योंकि ग्रामीण आवास के संबंध में माननीय सदस्य ने पूछा है, तो उसमें लोन का सवाल ही नहीं उठा। थैंक यू। माननीय राजीव सातव जी। सभापति जी, मंत्री जी ने जो अभी उत्तर दिया है उसमें स्पष्ट दिखता है कि उन्होंने 2022 में 3 करोड़ घर बांधने का टारगेट रखा है, लेकिन मंत्री जी जो जवाब सदन के सामने है उसमें पिछले 4 साल में सिर्फ 1,31,00,000 घर उन्होंने बनाए हैं। इस स्पीड से तो 3 करोड़ घर बनना मुश्किल है। इसमें जो हर्डल्स है वो हर्डल ये है कि आप किस्तों में पैसे देते हो, तो क्या सरकार ये घर का स्पीड बढ़ाने की दिशा में किस्तों में पैसे देने के बजाय, गरीबों की बात है, एक साथ ही पैसे देंगे तो घर बांधने में आसान होगी, क्या सरकार इस बारे में सोचेगी? थैंक यू। उपसभापति महोदय, विलम्ब होने का कारण क्योंकि पिछले 2019 में चुनाव आ गए और राज्यों के कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, कहीं पंचायत के चुनाव होते हैं, विलम्ब होने का कारण ये है, और सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं है। थैंक यू। माननीय कनक मेदला रविंद्र कुमार जी। Sir, thank you, sir. I came to know from the answer of the minister. As far as the state of Andhra Pradesh is concerned, 2017-18, 2018-19, 27,358,000 and 26,000, 18,679 houses are already constructed. But there are complaints, no houses, and most of the houses have not been delivered to the beneficiaries. And also, please, briefly. Continue. And also, target is there, but 19, 20 and 2021, no house has been constructed. Whether the government has noticed this and taking any steps to rectify it and to deliver the houses to the beneficiaries. Thank you. Please be brief. Otherwise, other members will not get opportunity. सदस्य ने आंध्र प्रदेश का विषय विशेष तौर पर उल्लेख किया है कि लाभार्थियों को नहीं दिया जा रहा,
क्योंकि ये ग्राम पंचायत से, ब्लॉक से और जिले से होकर के प्रदेश से सूची आती है। यदि कहीं ऐसी शिकायत है तो उसको जांच के लिए जरूर आदेश जारी करें। धन्यवाद। माननीय सुमेर सिंह सोलंकी जी। माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर में नवनिर्वाचित सदस्यों और पहला प्रश्न ही है माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं आपके माध्यम से। जी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास की इस स्कीम को बनाकर 12 करोड़ से अधिक आदिवासी भाइयों और बहनों की तरफ से इस अभिनव और अद्भुत योजना के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सवाल पूछिए। जी जी सोलंकी। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री आवास है उसकी लागत कहीं न कहीं मूल्य वृद्धि की वजह से बढ़ती जा रही है और पहाड़ी क्षेत्रों में, आदिवासी इलाकों में सामान ले जाने में दिक्कत होती है और लागत ज़्यादा बढ़ती है, तो कहीं प्लास्टर के लिए और कहीं फर्श के लिए पैसा नहीं मिल पाता है। तो मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भविष्य में क्या इसकी लागत में वृद्धि करने का विचार है। धन्यवाद। पूर्वोत्तर और पहाड़ी एरिया के लिए वैसे भी जहां मैदानी क्षेत्र में हम 1,20,000 दे रहे हैं, वहीं पहाड़ी एरिया में हम 1,30,000 दे रहे हैं। यह बात सही है कि माननीय सदस्य मध्य प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं और मैं मध्य प्रदेश सरकार को इसलिए बधाई देना चाहती हूं कि सबसे तेज गति में मध्य प्रदेश में काम हुआ, उत्तर प्रदेश में काम हुआ। जो सरकारें आगे काम कर रही हैं, जितना आगे आकर के करिए, क्योंकि हम लोगों का 60 और 40 का रेशियो होता है, पहाड़ी क्षेत्रों में 90 और 10 का रेशियो होता है। हम लोग सरकार जो प्रपोजल भेजती है, सरकार के अनुसार हम लोग काम करते हैं और कहीं भी हम लोगों का भी इससे अधिक नहीं है। कैबिनेट में जब भी कुछ प्रपोजल आएगा उसको जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 262 माननीय संजय सिंह जी। माननीय मंत्री, पहला सप्लीमेंट्री संजय जी। मान्यवर, बहुत ही गंभीर विषय पे सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और मंत्री जी से जो सवाल मैंने पूछा था उसका उत्तर उन्होंने आंकड़ों में दिया, लेकिन मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हालात में सुधार कब होगा। मंत्री जी, हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 2014 में 55 नंबर पे था, 2015 में 80 नंबर पर आया, 2016 में 97 नंबर पे आया, 2017 में 100वें नंबर पे आया, 2018 में 103 नंबर पे आया, 2019 में 102 नंबर पे आया, 2020 में 94 नंबर पे आया। मंत्री जी ने उत्तर मुझे मान्यवर ये दिया है कि स्थिति में सुधार हुआ। देखिए, 2019 में तो हम 102 पे थे, अब 94 में आ गए। सवाल जी, मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक मान्यवर पूछना चाहता हूं कि भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक है। समस्या उत्पादन नहीं है, समस्या वितरण है। तो इसके समस्या का समाधान आप माननीय मंत्री जी कब तक करेंगे? और हमसे बेहतर, बस खत्म कर रहा हूं सर, हमसे बेहतर सर आपको ही उत्तर मिल पाएगा। सवाल ब्रीफली आप पूछेंगे तो। बांग्लादेश, प्लीज, श्रीलंका, म्यांमार, आप सवाल पूछे प्लीज। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, जब हम उत्पादन में दुनिया के 10 नंबर में हैं, तो वितरण में और भूखमरी में हम भूख मामले में 194 नंबर क्यों हैं? धन्यवाद। सभापति महोदय, इस सवाल का उत्तर में जो फिगर में माननीय सदस्य जी ने बताया कि सुधार है, वो मैंने दिखाया है और उन्होंने माना भी है। मगर यदि आप अनुमति दें तो मैं मेरे विभाग से जो ब्रीफिंग हुआ है उनसे थोड़ा हटके, यदि नेता प्रतिपक्ष थोड़ा हमके इस जवाब के प्रति उदारता रखे तो मैं थोड़ी बात रखना चाहता हूँ 1 मिनट के लिए। सर, ये जो भूखमरी की और बच्चों के भूखमरी की बात भारत को लेकर जो हो रही है, और ये भी दुनिया की कोई एनजीओ आकर हमारा आकलन करके चली जाती है। हमारी सरकार ने उनको पूछा है कि आपने किस डेटा पर ये सारा लिखा है, उनका जवाब अपेक्षित है, अभी उन्होंने दिया नहीं है, तो वो बात की बात है। मैं एक मेरा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं संजीव जी, कि गलियों में जब पेट कुत्ते नहीं मगर जो आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, उनकी कुत्ती को जब वो ब्याती है और बच्चा देती है तो हमारी माताएं
कुत्ती को जब गलुड़िया खिलाने के रमाने के लिए सब हम गए हैं, इसमें कोई ऐसी बात मैं करने नहीं जा रहा हूं। उसको शीरा खिलाने की प्रथा है हमारे गांव में, माताएं उनके लिए शीरा देती थी, वो कुत्ती काट भी लेती थी तो भी बच्चे खिलाने जाते थे। तो जिस देश में मैं वही उसी पे ये मैंने साहब से अनुमति लेके मैं लंबा जवाब देना नहीं चाहता था, मैं लंबा जवाब भी नहीं देना चाहता था। मैं ये बताना चाहता हूं इस देश में ऐसे बच्चों की समस्या का भी समाधान जिस समाज में हो वहां बच्चे भूखे रहने का आकलन और कोई करके दे, उसके प्रति बहुत संवेदनशीलता से हमें देखना नहीं चाहिए। रही बात मेरे कृषि मंत्रालय की ओर से, मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि हमारे देश में जो भाई साहब ने भी बताया कि कोई उत्पादकता की कमी नहीं है, स्टॉक भी हमारे पास इतना है सर। मैं आपको फिगर से भी बताना चाहूंगा, अभी की उपलब्धता जो हमारे पास है 529.59 लाख टन हमारे पास बफर स्टॉक है। हमें रखना कितना चाहिए था सर? 214 लाख टन, इसके डबल हमारे पास स्टॉक है। तो खाने की समस्या नहीं है। मैं आपके संज्ञान से माननीय सभासद को और माननीय सब इस महान ग्रह के सामने एक बात रखना चाहता हूं कि ये जब पहली बार भूखमरी के आकलन की मैंने डिटेल में चर्चा की तो जो बड़े हट्टे कट्टे बच्चे हो जाते हैं ना, वो भी सर इसमें गिने जाते हैं। जिसके घर में बहुत ज्यादा खाने पीने का होता है वो भी उसी में माने जाते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए शेयर कर रहा हूं। मैं प्लीज मैं आपसे साहब ये बताना चाहता हूं कि इसके चलते इन सारी चीजों को समाज में अवेयरनेस हो, इसके चलते जागृति हो, खान पान के व्यवहार में जागृति आवे, इसके लिए हमारी बहुत ही डायनेमिक मिनिस्टर श्रीमान स्मृति जी ने पूरे देश में एक जन आंदोलन चलाया और मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है सर, 13 करोड़ इवेंट पूरे भारत में किए। 13 करोड़ इवेंट, धन्यवाद। ये कोई छोटी बात नहीं है। माननीय मंत्री जी धन्यवाद। माननीय सदस्य से अनुरोध है धन्यवाद कि समाज में जागृति करके इस समस्या के धन्यवाद। हम सब साथ मिलकर आपस में बात ना करें। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय संजय जी ब्रीफली पूछे। 1400 करोड़ रुपए का खाना प्रतिवर्ष हिंदुस्तान में बर्बाद होता है, जिससे 7 करोड़ बच्चों को खाना खिलाया जा सकता है। और बफर स्टॉक का जिक्र मंत्री जी ने किया, 30 से 40% अनाज इस देश के अंदर कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से बर्बाद हो जाता है। 2 क्वेश्चन हो गए आपका। इस दिशा में सरकार क्या कर रही है? दो प्लीज। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव की वजह से उत्पादक का जो पेरिशेबल फूड होता है उनका भी नुकसान होता है और कुछ अनाज का भी नुकसान होता है। और उसी के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के रूप में पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट के लिए ही उपयोग में लिया जाएगा। उसी का सही तरह से उपयोग हो जाने के बाद मैं मानता हूं कि इस समस्या का ज्यादातर समाधान हम कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 263 डॉक्टर बांदा प्रकाश जी। माननीय मंत्री जी प्लीज, फर्स्ट सप्लीमेंट्री। बटल पर रखा। Mapping of the job roles. Sir, I request the Honorable Minister, do you have any comprehensive plan of mapping the entire country human resources, who is required the skill development? Be brief to get answer. Another, please. 1 बज गए, क्वेश्चन आवर ओवर। स्टेटमेंट बाय मिनिस्टर करेक्टिंग आंसर्स टू क्वेश्चन, साध्वी निरंजन ज्योति जी। मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने दिनांक 13 मार्च 2020 को राज्यसभा में पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 215 के अनुरूप पूरक प्रश्न की संशोधित उत्तर सदन पटल के रखती हूँ। धन्यवाद। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 2:30 PM।